प्यारे बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंशु सिंह एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का पाठ 14 प्राकृतिक संपदा का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पूर्व भाग 1 में हमने प्राकृतिक संपदा, जीवन की श्वास वायु, जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका, वायु की गति पवने और वर्षा के बारे में अध्ययन किया था। बच्चों, आज हम भाग 2 में वायु प्रदूषण, जल एक अद्भुत द्रव, जल प्रदूषण, मृदा में खनिज की प्रचुरता और मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जब वायु, जल, मृदा जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, इसमें भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन या जैविक गुणों में कोई परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन हमारे लिए या अन्य जीवों के लिए हानिकारक होता है या प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो इसको प्रदूषण बोलते हैं। और जिन घटकों के कारण प्रदूषण होता है उसको प्रदूषक कहा जाता है। बच्चों, आइए देखिए वायु प्रदूषण क्या होता है। बच्चों, हम ही इसके पहले पढ़ चुके हैं कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायु में जो ये गैसें होती हैं, इन गैसों में अगर किसी प्रकार का अंतर आता है, इन गैसों की मात्रा एवं अनुपात में अगर कोई परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन जीवों के लिए हानिकारक होता है, जीवों पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो इसको वायु प्रदूषण बोलते हैं। तो आइए बच्चों देखें वायु प्रदूषण से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों, आपने सुना होगा, आपके घर में आपके दादा दादा कहते होंगे कि अब वायु में की गुणवत्ता में कमी आई है। उनके ज़माने से इस समय वायु की गुणवत्ता में कमी आई है। ये कमी क्यों आई है? बच्चों, इस समय लगातार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम पदार्थ और कोयले का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस जीवाश्म ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है, लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो उसी दहन में नाइट्रोजन और सल्फर का भी दहन होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है और ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड वर्षा के जल के संग मिलकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और वर्षा के जल के संग ये मृदा में आकर मिल जाता है। क्योंकि वर्षा के जल में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलने की वजह से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है, इसीलिए इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। बच्चों, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड सांस के संग लेना भी हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इससे फेफड़ों आदि से सांस से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। बच्चों, ये अम्लीय वर्षा हमें तथा मृदा में उपलब्ध अन्य जीवों को प्रभावित करती हैं। इसी तरह बच्चों, जीवाश्म ईंधन का अगर पूर्ण दहन नहीं होता है, पूरी तरह वो नहीं जलता है, तो वायुमंडल में निलंबित कणों की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का पूर्ण दहन न होने से कार्बन और हाइड्रोकार्बन के कणों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, जो हानिकारक होते हैं। इन कणों की वायुमंडल में मात्रा अधिक होने से वायु की दृश्यता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस वायुमंडल में निलंबित कणों की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे वायु की दृश्यता कम हो जाती है। साथ ही साथ बच्चों, ठंड के समय क्या होता है, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो वाष्प वायुमंडल में ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। ये इन निलंबित कणों की वजह से ये वाष्प यहीं पर संघनित हो जाता है और धूम कोहरा का निर्माण करता है। आप देखिए, दिल्ली आदि शहरों में ठंड के समय में इतना ज़्यादा धूम कोहरा का निर्माण हुआ रहता है कि पास ही की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, दृश्यता लगभग नगण्य हो जाती है। बच्चों, वायु में निलंबित ये कण विभिन्न प्रकार के रोगों का भी कारण होते हैं, जैसे हृदय संबंधित रोग, कैंसर,
फेफड़े संबंधित रोग और एलर्जी आदि। बच्चों ये देखिए, ये लाइकेन है। लाइकेन प्रदूषण का सूचक होता है क्योंकि लाइकेन सल्फर के ऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। तो आप देखिए, लाइकेन अगर सड़क के किनारे वृक्ष की छाल पर लाइकेन उगा है और सड़क से दूर कहीं वृक्ष की छाल पर लाइकेन अगर उगा हुआ हो, तो सड़क से दूर वृक्ष की छाल पर जो लाइकेन है उसकी ग्रोथ, उसकी वृद्धि बहुत अच्छी होती है, जबकि सड़क के किनारे जो लाइकेन होता है इसकी वृद्धि बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति में लाइकेन अच्छे से वृद्धि नहीं करता है। और सड़क के किनारे लगातार वाहनों के चलने से वायु प्रदूषण बहुत हुआ रहता है। सड़क के किनारे सल्फर के ऑक्साइड अधिक होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइकेन की वृद्धि अच्छे से नहीं होती है। तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अब आइए बच्चों, हम देखें प्राकृतिक संपदा जल किस प्रकार हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, जल हमारे पृथ्वी के एक बहुत बड़े भूभाग को घेरे हुए है। ये जल भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है और साथ ही साथ जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है। बच्चों, जल की बहुत अधिक मात्रा समुद्रों और महासागरों में होती है, परंतु समुद्रों और महासागरों का जल खारा होता है, जबकि आप देखिए हमें शुद्ध जल दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढकी चादरों में मिलते हैं, परंतु ये बर्फीली जल भी हम अपने प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। इसके अलावा भूमिगत जल, नदियों के जल, झील और तालाबों के जल भी शुद्ध जल होता है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। इन जलों में हम क्लोरीन युक्त दवा डालकर और इन्हें गर्म करके हम उपयोग में ला सकते हैं। जल की प्राप्ति भूमि पर सभी जगहों पे एक समान नहीं होती है। कहीं जल की प्राप्ति पर्याप्त होती है या और कहीं कम होती है। साथ ही साथ आप देखिए, गर्मियों के मौसम में जल की प्राप्ति बहुत कम हो जाती है और गांव में जल की आपूर्ति के लिए लोग दूर दूर से जल को ले आते हैं। साथ ही साथ हमारे नगर निगम द्वारा भी जल की प्राप्ति को बढ़ाने के लिए हैंडपंप लगाया जाता है, नलकूपों का निर्माण किया जाता है और पाइपलाइनों द्वारा घरों में जल को उपलब्ध कराया जाता है। परंतु बच्चों, जल इतना आवश्यक क्यों है? जो भी सजीव होते हैं उनके शरीर में या उनकी कोशिकाओं में जो भी क्रियाएं होती हैं वो घुलित माध्यम में होती है, इसीलिए जल बहुत आवश्यक होता है। शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों का संवहन भी घुलित अवस्था में होता है। बच्चों, इसीलिए सजीवों में को अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखना आवश्यक होता है। बच्चों, जो स्थलीय प्राणी होते हैं वो उनको अपने शरीर की जैविक क्रियाओं को करने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि समुद्री खारे जल में नमक की मात्रा अधिक होने की वजह से वो उस जल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बच्चों, जल जैव विविधता के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसको हम ऐसे समझें कि आप देखिए, एक नदी, झील या तालाब के पास की भूमि देखिए और एक पथरीली भूमि देखिए, तो आप देखेंगे नदी, झील या तालाब के पास की भूमि में जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, उनकी संख्या अधिक होती है, उसकी प्रजाति अधिक होती है, जबकि पथरीली भूमि पे जंतुओं की या पौधों की संख्या भी कम होती है और प्रजाति भी कम होती है। इसी तरह आप एक और प्रयोग कर सकते हैं कि आप अपने विद्यालय के रास्ते में कोई खाली जगह देखिए, तो आप उस जगह पर देखेंगे कि उस जगह को अवलोकन 2 बार करिए। एक बार गर्मी के मौसम में या सूखे समय में और दूसरी बार बरसात के समय में। तो आप देखेंगे गर्मी के समय में वहाँ पे बहुत कम पौधे और जंतु पाए जाएंगे, परंतु बरसात के समय में देखिए छोटे छोटे बहुत से पौधे वहाँ उग जाते हैं और इसी तरह छोटे छोटे कीड़े आदि भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। जब जल की आपूर्ति होती है तो विभिन्न प्रकार के जीवों की जाति और संख्या अधिक होती है। इसीलिए जहाँ 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है, जीवों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, जबकि जहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में हम भारत में जैव विविधता को देखें तो आप देखिए, भारत में अंडमान निकोबार क्षेत्र में
पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी घाट में और इंडो बर्मा सीमा पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है। जबकि इसके कंपेयर में अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पे जल की प्राप्ति बहुत कम होती है, वहाँ की भूमि रेतीली होती है, तो वहाँ पर जैव विविधता और जीवों की संख्या भी बहुत कम पाई जाती है। बच्चों, जैव विविधता का निर्धारण जल द्वारा तो होता ही है, परंतु उस क्षेत्र का तापमान और मृदा का प्रकार भी जैव विविधता को निर्धारित करता है। बच्चों, जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। परंतु इस जल में अगर कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाए जो जीवों के लिए हानिकारक हो तो इस जल को हम दूषित जल कहते हैं। जल दूषित कैसे होता है? बच्चों, आप देखिए लगातार खेतों में पीड़कनाशक और उर्वरकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वर्षा के जल के संग ये पीड़कनाशक उर्वरक की कुछ मात्रा नदियों में आकर मिल जाती है। साथ ही साथ घरों के अपशिष्ट पदार्थ, उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ को भी नदियों में मिला दिया जाता है। और बच्चों देखिए, फैक्ट्री के गर्म पानी को भी नदियों में मिला जाता है। कुछ उद्योगों में शीतलक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ये जल गर्म हो जाता है और इस गर्म जल को नदियों में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के ये कारण और प्रभाव होते हैं। देखिए, जलाशयों में अनारक्षित पदार्थों का मिलाना। बच्चों, जलाशयों में हम उद्योगों के कचरे को, उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ को मिलाते हैं। जैसे अगर कागज उद्योग से आए अपशिष्ट पदार्थ में पारा के लवण भी होते हैं जो जलीय जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ घरों के अपशिष्ट अगर जल में मिल जाते हैं तो ये इस जल को पीने से हैजा, पेचिश आदि रोग होने की संभावना होती है। इच्छित पदार्थों का जलाशयों से हटाना। बच्चों, अब ये अपशिष्ट पदार्थ, घरों के अपशिष्ट पदार्थ, मृत जीव जंतु आदि जब नदियों में या जलाशयों में मिला दिया जाता है तो इनका अपघटन करने के लिए बैक्टीरिया को बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जल में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जलीय जीव की मृत्यु होने लगती है। विभिन्न अपमार्जकों का जल में मिल जाने की वजह से बहुत से ऐसे शैवाल होते हैं जिनकी वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी जल में अंदर जो जीव होते हैं उनके ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है और ये मांग की आपूर्ति न होने से जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। तापमान में परिवर्तन। बच्चों, आप देखिए, जल में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो नदियों का जल या जलाशयों का ऊपरी भाग गर्म होता है, लेकिन अंदर का जल ठंडा होता है और इसी के अनुकूल वहाँ पे जंतु तथा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जलाशयों से आए गर्म पानी की वजह से पूरा जल गर्म हो जाता है, जो उस जलाशय में उपस्थित जंतुओं तथा पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ जंतुओं की वृद्धि बहुत बढ़ जाती है या कुछ जंतुओं की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़े। ऐसा हो सकता है कि कुछ जीवों की वृद्धि बहुत बढ़ जाए या हो सकता है कि कुछ जीवों की वृद्धि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़े। और साथ ही साथ बच्चों, जंतुओं के अंडे और लार्वा भी तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखिए, इस प्रकार जल का प्रदूषण हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालता है। बच्चों, अब आइए हम लोग मृदा के बारे में जानें। बच्चों, मृदा एक महत्वपूर्ण संपदा होती है जो जैव विविधता का निर्धारण करती है और पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको भूपृष्ठ कहते हैं। इस भूपृष्ठ में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो जीवों के पालन पोषण के लिए पोषक तत्वों को प्राप्त कराते हैं। लेकिन बच्चों, अगर ये खनिज पदार्थ पत्थरों में संलयन हो, पत्थरों में मिला हो, तो ये खनिज पदार्थ जीवों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। हजारों लाखों वर्ष पहले से ये क्रिया होती है पृथ्वी पर कि पत्थरों में रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पत्थर टूटते रहते हैं
और टूटते टूटते अंत में ये महीन कणों में बदल जाते हैं और इसी महीन कण को मृदा कहते हैं। और इस मृदा में जो खनिज होता है वो जंतुओं या जीवों के लिए उपलब्ध होता है। तो आइए बच्चों देखें कि किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में सूर्य, जल, वायु तथा कुछ जीव सहयोगी होते हैं। आइए देखें सूर्य किस प्रकार मृदा का निर्माण करता है। बच्चों, दिन के समय जब पत्थरों पर प्रकाश पड़ता है तो ये पत्थर गर्म हो जाते हैं और प्रसारित होते हैं। इसी तरह रात के समय ये पत्थर ठंडे होकर संकुचित होने लगते हैं। लेकिन बच्चों, इन पत्थरों पर एक समान रूप से प्रकाश नहीं पड़ता है, तो कहीं पत्थर अधिक गर्म होगा, कहीं पत्थर कम गर्म होगा। तो पत्थरों का प्रसारण और संकुचन अनियमित होता है, जिसकी वजह से इन पत्थरों में दरार पड़ जाती है और ये पत्थर छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जल पत्थरों से मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहयोगी होता है। पहला, ये जो पत्थरों में दरार पड़ता है, इन दरारों में पानी आकर भर जाता है और ठंड के मौसम में ये पानी बर्फ का रूप ले लेती है और बर्फ की वजह से इन पत्थरों की दरारें और बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि जल के आयतन की तुलना में बर्फ का आयतन अधिक होता है, तो उतना ही जल जो इसमें है वो बर्फ के रूप में बदलता है, तो आयतन बढ़ने की वजह से इन पत्थरों की दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। इसके साथ ही बच्चों, जब जल में बहुत बहाव होता है, नदियों में जल का बहाव बहुत तेज होता है, तो जल में जो पत्थर होते हैं वो आपस में टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। बच्चों, जल इन छोटे कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का भी कार्य करता है। इन कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित करने का भी कार्य करता है। बच्चों, वायु जब बहुत तेज गतिमान होती है, जब तेज हवाएं चलती हैं, तो ये पत्थर आपस में टकराते हैं और टकराकर छोटे कणों में, रेत में बदल जाते हैं और साथ ही साथ वायु भी इन रेतों को या कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी वजह से देखिए कि जिन पत्थरों से ये मृदा बनी रहती है वो पत्थर कहीं और होते हैं और मृदा बनकर कहीं और चली गई रहती है। बच्चों, इसी तरह जीव भी मृदा निर्माण में सहयोगी होते हैं। जैसे लाइकेन जिन पत्थरों पर उगता है वहाँ एक विशेष पदार्थ छोड़ देता है और इस पदार्थ की वजह से पत्थरों की सतह चूर्ण के रूप में बदल जाती है और एक पतली मृदा की लेयर बन जाती है। इसी तरह इस चूर्ण पर कुछ अन्य छोटे पौधे जैसे मॉस उग जाते हैं और ये मॉस इस मृदा की लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह कुछ और पौधे बच्चों, इन पत्थरों की दरारों में उन पौधों की जड़ें आ जाती हैं, जिससे ये दरारें और फैल जाती हैं, जो मृदा निर्माण में सहयोगी होती है। बच्चों, अब ये जो मृदा हमें मिला, जो मृदा बना, ये मृदा एक मिश्रण होता है। तो आइए पहले क्रियाकलाप द्वारा जानें कि क्या वाकई में मृदा मिश्रण होता है, और मिश्रण होता है तो उसमें क्या क्या मिला होता है। बच्चों, एक बीकर लीजिए और बीकर में थोड़ी सी मृदा डाल दीजिए और ध्यान रहे इस बीकर में इस मृदा का कम से कम 5 गुना पानी होना चाहिए। अब इसको खूब मिला दीजिए और मिला के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो मृदा में परतों का निर्माण हो जाता है। सबसे नीचे बड़े और भारी कण होते हैं, उसके ऊपर मध्यम आकार के कण होते हैं और सबसे ऊपर सबसे छोटे कण होते हैं। साथ ही साथ ये जो पानी होता है ये मटमैला होता है, क्योंकि इसमें मृदा में जो खनिज होता है उसमें घुलने योग्य खनिज घुला होता है और इसमें कुछ छोटे सड़े गले पौधों और जंतुओं के टुकड़े भी दिखाई देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि मृदा के पौधों और जंतुओं के सड़े गले टुकड़ों का, विभिन्न कणों का और सूक्ष्म जीवों का मिश्रण होता है। बच्चों, जो मृदा में ये सड़े गले पौधे और जंतुओं के टुकड़े होते हैं, यही ह्यूमस का निर्माण करते हैं और ये ह्यूमस मृदा को पोरस बनाती है, छिद्र युक्त बनाती है, मृदा को सरंध्र बनाती है और
जिसकी वजह से जल तथा वायु मृदा द्वारा भूमि में अंदर पहुंच सकते हैं। बच्चों, मृदा के जो कण होते हैं वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जैसा कण होता है उसी प्रकार का मृदा होता है। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी, इसमें मृदा का कण कितना बड़ा होता है उसके अनुसार मृदा का प्रकार होता है। बच्चों, मृदा में जो खनिज की उपलब्धता होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो मृदा किस पत्थर से बना है। उस पत्थर में जो खनिज होंगे वही उस मृदा में होता है। बच्चों, मृदा में ये खनिज और ह्यूमस, इनकी मात्रा ये निर्धारित करता है कि उस मृदा में किस प्रकार के पौधे होंगे। बच्चों, आप देखिए, मृदा का ऊपरी भाग जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त खनिज पदार्थ, ह्यूमस और सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको ऊपरी मृदा कहते हैं। और इसी ऊपरी मृदा की वजह से मृदा की जैव विविधता निर्धारित होती है। बच्चों, यहाँ देखिए, ये ह्यूमस का निर्माण हुआ है। क्या होता है, पेड़ तथा पौधे मृत होकर यहाँ मृदा में आ जाते हैं और इनका अपघटन होता है जो ह्यूमस का निर्माण करता है। बच्चों, अब हमें ये समझ में आ गया कि मृदा पौधों की ग्रोथ के लिए और अन्य जीवों के लिए आवश्यक होता है। परंतु बच्चों, इस मृदा में पीड़क नाशक और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग अगर किया जाता है तो क्या होता है कि मृदा के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से मृदा के पोषक तत्वों का चक्रण नहीं हो पाता है और मृदा की संरचना भी नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ बच्चों, अत्यधिक पीड़क नाशक और उर्वरकों के प्रयोग की वजह से मृदा में जो केंचुए होते हैं, जो ह्यूमस निर्माण में सहयोगी होते हैं, वो भी नष्ट होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, जिसकी वजह से मृदा की उर्वरकता प्रभावित होती है। इसीलिए संपोषित खेती न करने की वजह से, पोषण युक्त खेती न करने की वजह से मृदा की उर्वरकता समाप्त होने लगती है और मृदा बंजर भूमि में बदलने लगता है। तो बच्चों, मृदा से उपयोगी घटकों यानी इन सूक्ष्म जीवों और ह्यूमस को हटाने से और दूसरे हानिकारक पदार्थों के मिलने से, जैसे उर्वरक और पीड़क नाशकों के मिलने से मृदा की उर्वरता तो नष्ट होती है, साथ ही साथ मृदा में स्थित जैविक विविधता भी नष्ट होने लगती है और इसी को भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहा जाता है। बच्चों, मृदा के एक जगह से समाप्त होने का एक कारण मृदा अपरदन भी है। बच्चों, आप देखिए कि मृदा के फॉर्मेशन में हवा और जल जिम्मेदार होता है, लेकिन यही वायु और जल मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो बच्चों, अगर आप देखिए, यहाँ पे इस स्थान पर मृदा है और वायु तथा जल की वजह से इस स्थान से ये मृदा उड़ के दूसरी जगह पर चला जाता है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ से मृदा के कण समाप्त होते रहते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर केवल पत्थर रह जाएगा। इसके अंदर जो कठोर पत्थर रहता है वही रह जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की संपदा नष्ट हो जाती है। एक महत्वपूर्ण संपदा नष्ट हो जाती है क्योंकि पत्थर की उर्वरकता लगभग नगण्य होती है या पत्थर की उर्वरकता नहीं के बराबर होती है। बच्चों, मृदा का किसी स्थान से किसी और जगह प्रवाहित हो जाना, किसी और जगह चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम वृक्षारोपण करते हैं, क्योंकि जो पौधे होती हैं, वृक्ष होती हैं, इनकी जड़ें मृदा को बांधे रहते हैं। इसको समझने के लिए एक हम क्रियाकलाप करें कि 2 ट्रे लें और दोनों ट्रे में से बच्चों एक ट्रे में सरसों, गेहूं आदि कोई बीज रोप देते हैं और दूसरे ट्रे में मृदा ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोनों ट्रे में ध्यान रहे कि मृदा की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अब इन दोनों ट्रे में हम जल देते हैं और कुछ समय बाद देखते हैं कि जिस ट्रे में हमने बीज रोपित किया था उसमें पौधे
आ गए हैं, पौधे उग आए हैं। अब इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिए कि दोनों ट्रे एक निश्चित कोण पर हो। अब दोनों ट्रे एक निश्चित कोण पर तिरछे रख दिए गए हैं। उसके बाद हम इस पे जल डालेंगे, दोनों में बराबर मात्रा में जल डालेंगे। और आप देखिए कि जल डालने से जो मृदा होती है वो बहकर बाहर आने लगती है, लेकिन जिस ट्रे में कोई पौधे नहीं है उसमें से मृदा ज़्यादा बाहर आती है, जबकि जिसमें पौधे उसमें से मृदा बहुत कम मात्रा में बाहर आती है। हम ये क्रिया जल देने की दोनों में बराबर जल देंगे और इस क्रिया को 3-4 बार करते हैं और हर बार ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जितनी ऊंचाई से पानी डालते हैं उतना ही तेजी से यहाँ जिसमें कोई पौधे नहीं है उसमें से मृदा बाहर निकलने लगती है, जबकि जिसमें पौधे लगे हैं इसमें से मृदा कम ही मात्रा में बाहर निकलती है। तो इस तरह जो पौधे होते हैं ये मृदा अपरदन को रोकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें मृदा को बांधे रहती हैं और इनके ऊपर जो पत्तियां होती हैं ये जल की गतिज ऊर्जा को भी मृदा में आने तक कम कर देती हैं, जिसकी वजह से मृदा अपरदन कम होता है। इसीलिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए तथा वनों की कटाई को रोकना चाहिए। तथा साथ ही साथ बच्चों, मृदा अपरदन रोकने के लिए पहाड़ों पर, चूंकि पहाड़ तिरछे होते हैं तो वहाँ से मृदा अपरदन की संभावना अधिक होती है, इसीलिए पहाड़ों पर सोपानी खेती की जाती है जो मृदा अपरदन को कम करता है। और मैदानी जगहों पर सघन खेती किया जाता है। सघन खेती का मतलब कि पौधों को पास पास लगाया जाता है जो मृदा अपरदन को कम करता है। इस प्रकार हम किसी भूभाग में मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार इस पाठ का ये भाग यहाँ पूर्ण हुआ। इससे संबंधित ये प्रश्न है, इसको आप कर लीजिएगा। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको प्राकृतिक संपदा का ये भाग समझ में आया होगा। बच्चों, मिलते हैं अंतिम भाग 3 के संग। धन्यवाद।